Let's start this lecture with the topic of ego defense mechanism. प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में इड, ईगो और सुपर ईगो में, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था एक रीबॉक बैग का। सपोज़ करिए अगर वो रीबॉक बैग नहीं मिल पाता है तो आपका ईगो तो हर्ट हो जाएगा, साफ सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स रिड्यूसिंग एंग्जाइटी बाय इग्नोरिंग द रियलिटी। सम हाउ आप उस रियलिटी को इग्नोर करके एंग्जाइटी को दूर करोगे। आपको रीबॉक का बैग नहीं मिला, आपको एंग्जाइटी ना हो, इसलिए आप रियलिटी को ही झुठला दोगे। इसके भी 5 तरीके हैं, आइए देख लेते हैं। और यहाँ हम सेम जो एग्जांपल हमने लिया था रीबॉक के बैग का वो नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बैग से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे। लड़कियों का तो नहीं पता, यहाँ लड़कों की लाइफ में बैग बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मेल्स हमारे जो होते हैं खरीदते हैं 50 पैसे की पेन और उसी से पूरा साल निकाल देते हैं। उनके लिए उनकी पॉकेट ही सबसे बड़ा बैग होता है। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल लेंगे एग्ज़ामिनेशन का। सपोज़ करिए 14th को आपका बोर्ड एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का और आज है 7 और आपने आज तक अपनी बुक भी नहीं खोली है। ये सोच के ही मन में एंग्जाइटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एंग्जाइटी को इग्नोर करेंगे। 5 तरीके पढ़ने हैं रियलिटी को झुठला के एंग्जाइटी को इग्नोर करने के। इसका पहला तरीका है रिप्रेशन। इग्नोर द प्रॉब्लम एंड रिप्रेस द रियलिटी। यहाँ पे आप रियलिटी को रिप्रेस करोगे, अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे। आप कहोगे यार आज तो 7 है, 14 तारीख तक का समय है, रिप्रेस करते जाओगे अपनी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है डिनाइल। डिनाई और रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। डिनाइल में आप डिनाई कर दोगे कि नहीं प्रॉब्लम तो है ही नहीं यार, 14 तारीख को पेपर है, इस 14 को है ही नहीं, अगले साल ये 14 तारीख को होगा पेपर, अभी तो बिल्कुल नहीं है। ये भी एक तरीका होगा आपके ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। ट्राई टू पुट देयर प्रॉब्लम ऑन अदर्स। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है आप किसी और पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे। आप आपका पेपर अगर 14 तारीख को है तो आप कह दो कहाँ, मेरा पेपर तो है ही नहीं, मेरे क्लासमेट का पेपर है 14 तारीख को। आप अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे पे प्रोजेक्ट करोगे। ऐसा करके आप रियलिटी को इग्नोर करोगे। फोर्थ है रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब आपकी जो सच में फीलिंग है आपके मन में उसको आप डिनाई करोगे। रिएक्शन फॉर्मेशन, अलग रिएक्शन बनाओगे। मतलब आपकी लगी हुई है कि हाँ 14 तारीख को यार पेपर है, आज 7 तारीख है, मगर आप वो फीलिंग आने नहीं दोगे अपने चेहरे पे। यार 14 को है ना पेपर, आज तो 7 तारीख है, पूरा 7 दिन है अभी, हम सख्त रहेंगे, हम पिघलेंगे नहीं यहाँ पे। दिस इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। लास्ट है रेशनलाइजेशन। पर्सन ट्राइज टू मेक देयर अनरीजनेबल फीलिंग टू सीम रीजनेबल। मतलब जो आपके सबसे ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल जो आपके रीजंस होंगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, उसको आप ट्राई करोगे अपने मन में, उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करोगे कि आपको खुद वो रीज़नेबल लगने लगे। यार पूरे साल में पढ़ा नहीं, मैं खेल रहा था और बात कर रहा था, घूम रहा था, यार क्या इससे तो काम चला नहीं, रीज़नेबल तो लग नहीं रहा ये। क्या रीज़नेबल लगाऊं कि फ़ीस भी तो जमा हो गई थी, क्लास नहीं अटेंड कर पाया, और जब क्लास अटेंड करता था तो टीचर पनिशमेंट दे देती थी मुझे, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं फ़ेल हो जाऊंगा। मतलब जो आपके अनरीजनेबल अनएक्सेप्टेबल रीजंस होंगे उनको आप ट्राई करोगे कि रीजनेबल लगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी की कई क्रिटिसिज्म हैं। वो बात अलग है कि वो कई फील्ड में परफेक्ट बैठ जाती है, मगर उनके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। आइए उन्हें देखते हैं। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अ सेलेक्टिव केस स्टडी एंड दे लैक साइंटिफिक बेसिस। इन्होंने कुछ सेलेक्टिव केस स्टडी करके अपनी थ्योरी को बना लिया जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। इन्होंने जो अपनी थ्योरी बताई उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हैं। डिफ़िकल्ट टू सब्जेक्ट देम एट साइंटिफिक टेस्टिंग। साइंटिफिक टेस्टिंग करते समय अगर कोई भी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉयड यूज मेल एज अ प्रोटोटाइप ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ही ओवरलुक्ड फीमेल एक्सपीरियंस एंड प्रोस्पेक्टिव। जैसा कि कैरन हॉर्नी ने कहा था कि फ्रॉयड ने मेल्स को ज़्यादा यूज़ किया है अपनी थ्योरी में और फीमेल को ओवरलुक कर दिया है। सोसाइटी में मेल फीमेल दोनों होते हैं, आपको दोनों की इंगेजमेंट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है दे यूज़ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इन्होंने कुछ ही इंडिविजुअल पे अपनी टेस्टिंग करके थ्योरी बना दी, हर तरीके की टेस्टिंग नहीं करी, हर तरीके के लोगों पे अप्लाई नहीं करा अपनी टेस्टिंग को। अगर वो हर तरीके के लोगों पे अप्लाई करते तो उनकी थ्योरी को यूनिवर्सल बोला जा सकता था, मगर वो कुछ ही लोग पे किए तो कुछ लोग पे अप्लाई होती है, कुछ लोग पे अप्लाई नहीं होती थी। ये थी कुछ क्रिटिसिज्म।
साइकोडायनेमिक थ्योरी की। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ हम इन्फेंसी से लेकर के प्यूबर्टी तक की एज में कौन से बायोलॉजिकल स्टेज फेस करने पड़ते हैं और उस स्टेज के साथ कौन सा फोकस एरिया होता है, कौन सा प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है आपका बॉडी का, और क्या डेवलपमेंट फेस किया जाता है वो पढ़ेंगे। स्टेजेस हम बायोलॉजिकल लेंगे। एज नंबर में होता है, आप जान सकते हैं 2 से 3 साल, 4 से 5 साल वो एज होगी। प्लेजर सीकिंग एरिया या फोकस आपके बॉडी का कोई पार्ट होगा या उस समय आप जिससे यूज टू होगे उस एज में, उसका हम रेफरेंस लेंगे। और इन तीनों की वजह से क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो पढ़ेंगे। अभी आपको अच्छे से शायद ना समझ आया हो, आइए हम इसको रीड करते हैं तो आप सही से समझ जाएंगे। स्टेज हम लेते हैं ओरल। फर्स्ट स्टेज है ओरल। ओरल स्टेज इन्फेंसी एज में आता है और इस समय प्लेजर सीकिंग एरिया होता है माउथ। और इस स्टेज का डेवलपमेंट क्या होता है, फीडिंग, थंब सकिंग। बच्चा जो है अंगूठा चूसता है, मदर उसको फीड करती है, इसलिए माउथ जो है उसका प्लेजर सीकिंग एरिया। सेकेंड स्टेज है एनल और एज इसमें हम ले लेंगे 2 से 3 ईयर्स और प्लेजर सीकिंग एरिया यहाँ हो जाएगा एनस, यानी फोकस सेंटर जो है एनस रहेगा आपकी बॉडी का। और इससे डेवलपमेंट क्या होगा, लर्न टू रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी। इसमें बेसिकली हमने टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की है। 2 से 3 साल का बच्चा हो जा रहा है, प्लेजर सीकिंग एरिया ऑफ कोर्स उसका एनस होगा। बच्चा ऐसे इस एज में जो है उसको यही सिखाया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बन सके। परफेक्ट पर्सनैलिटी की हम बात करें तो यहाँ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। स्टेज अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया था एनल का, एज थी 2 से 3 ईयर्स और प्लेजर सीकिंग सेंटर था एनस। तो ऐसे समय पे अगर ये एनएस से इसका डेवलपमेंट हो गया, अगर इसने लर्न कर लिया, टॉयलेट ट्रेनिंग लर्न कर ली, तब तो परफेक्ट पर्सनैलिटी बन जाएगी। मगर इसका डेवलपमेंट अगर यहीं रुक गया, अगर डेवलपमेंट रुक जाता है तो उसको एक टर्म दिया गया है फिक्सेशन। उसका डेवलपमेंट वहीं रुक गया, फिक्स हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। आप यहाँ एनल स्टेज से फैलिक स्टेज पे नहीं आ पाएगा डेवलपमेंट। दिस इज़ अ टर्म नोन एज फिक्सेशन। पर्सन इज़ अनेबल टू पास एनी स्टेज एंड कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ये थी इसकी बुकिश डेफिनेशन। फिक्सेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद करें। थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। एज है 4 to 5 ईयर्स। प्लेजर सीकिंग सेंटर या फोकस सेंटर जेनाइटल है। ये जो है 4 से 5 साल का बच्चा होता है तो वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, अपनी मम्मी अपने पापा को समझने लगता है। तो जब वो देखता है मदर फादर अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो उसके मन में थोड़ी जेलिस वाली फीलिंग आती है। अगर वो मेल है तो वो अपने फादर से जेलिस फील करता है, अगर वो फीमेल है तो अपनी मदर से जेलिस फील करेगी। बिकॉज इन दिस स्टेज द डेवलपमेंट इज रियलाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, अवेयर ऑफ सेक्स रिलेशन बिटवीन देयर पेरेंट्स। फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, जिसमें एज होती है 7 टू प्यूबर्टी। यहाँ पे प्लेजर सीकिंग एरिया या तो आपका फोकस सेंटर नन लिखा हुआ है। 7 से आप प्यूबर्टी की एज जानते हो, प्यूबर्टी की एज तक कोई आपका फोकस सेंटर नहीं होता है। उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे फोकस करता है, उसका फोकस अपने बॉडी या अपनी किसी चीज़ पे नहीं रहता है, अपने ऊपर फोकस नहीं रहता है उसका। इस समय डेवलपमेंट होता है, ग्रोज फिजिकली बट सेक्सुअली अर्ज आर इनएक्टिव। फिजिकली तो वो ग्रो करता है बट सेक्सुअली इनएक्टिव होता है। फिफ्थ स्टेज इज जेनाइटल, एज प्यूबर्टी। अगेन यहाँ पे हमें पढ़ना है प्लेजर सीकिंग एरिया, फोकस सेंटर जो है जेनाइटल ही है। बच्चा प्यूबर्टी की एज में आ गया है, देन फिर से ऑफकोर्स जो है यहाँ पे उसका प्लेजर सीकिंग सेंटर जेनाइटल ही होगा। अटेन मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, डील विथ अपोजिट जेंडर एंड सेक्सुअली गेट मैच्योर्ड। तो यहाँ ये एंड होता है। जैसा कि मैंने बताया था हम लोग बायोलॉजिकल स्टेज पढ़ेंगे, वो स्टेज कौन सी एज में आता है हमने वो पढ़ा। उस एज में कौन सा प्लेजर सीकिंग एरिया, बॉडी का कौन सा पार्ट उसका फोकस सेंटर होता है और इन तीनों की वजह से क्या डेवलपमेंट होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। चैप्टर को खत्म करने के लिए आप अगला पार्ट देखिएगा। इस चैप्टर का ये पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए लिंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और लिंक मिलेगी, उस पर टैप करके आप फ्री मॉक टेस्ट हमने आपके लिए अरेंज किया है उसको दे सकते हैं। अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।